हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड्स करीब आते जा रहे हैं, दिनों दिन टाइम कम होते जा रहे हैं आपके पास। तो आप जितना अपने आप को डेडिकेट कर सके, जितना कंसंट्रेट कर सके, आपके लिए उतना बेनिफिट है, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो आप लोग होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो भी चीज़ें डाउट बच्चों को रह रही है, आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर जल्दी जल्दी वीडियो डालिए, तो हम लोग जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वीडियो डलता रहे, आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस किया जाए। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था, कहाँ तक, स्टमक तक डिस्कशन कर लिया था कि स्टमक में फूड कैसे आकर के रह रहा है और किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है, वहाँ पर कौन कौन से एंजाइम उस पर एक्ट कर रहे हैं और उस एंजाइम के एक्टिवेशन से क्या क्या काम हो रहा है। सो HCl के बारे में, पेप्सिनोजन के बारे में, प्रोरेनिन के बारे में, म्यूकस के बारे में सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी। आज हम लोग उसी लेक्चर को प्रोसीड करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे आज हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहता है द एग्जिट ऑफ अ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्पिंटर मसल्स व्हिच रिलीज इट इन द स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने आपको पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर, कि स्टमक के सबसे निचले हिस्से पर जिसको हम लोग पाइलोरिस कहते हैं, उस पाइलोरिस पे एक स्पिंटर लगा हुआ होता है, मसल्स का बना हुआ, दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिस स्पिंटर। क्या कहते हैं उसको? पाइलोरिस स्पिंटर। तो वही एनसीईआरटी यहां पर कह रहा है कि पाइलोरिस स्पिंटर रेगुलेट द पासिंग ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इज दैट क्लियर? From the stomach, the food is now entered the small intestine. स्टमक से फूड कहां इंटर कर गया बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एनसीईआरटी क्या कह रहा है यहां पर समझिएगा। पहले एनसीईआरटी के लाइन को देख लेते हैं, फिर इस चीजों को डिस्कस करेंगे। यहां पर एनसीईआरटी के बारे में कह रहा है कि दिस इज, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात हो रही है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, which part of alimentary canal is the longest? longest part of alimentary canal कौन सा होगा बच्चों? small intestine होगा, which is fitted into a compact space because it extensive coiling। ये बहुत छोटे से जगह पर कॉम्पैक्ट होता है क्योंकि ये हाईली क्वाइल्ड होता है। दूसरा बात कह रहा है यहां पर, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिफर इन वेरियस एनिमल। हर एक एनिमल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होगी बच्चों, वो डिफरेंट होगी, अलग होगी, डिपेंड्स करता है ऑन फूड दे ईट। वे कैसा खाना खाते हैं, इस बात पे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या करती है? डिपेंड करती है। बड़ा सवाल, प्यारा सवाल है, पूछ लेता है कि विच टाइप ऑफ एनिमल कंटेन लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन। बोर्ड में 3 मार्क्स में पूछ लेता है, तो अभी उस चीजों को देखते हैं। कहता है हर्बीवोरस एनिमल, यानी जो घास खाते हैं, ठीक है ना, हर्बीवोरस एनिमल जो प्लांट्स खा रहे हैं, ईटिंग ग्रास, नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी अगर हम बात करें हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर, उसके अंदर लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। क्यों होगा? टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्ट, ताकि सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो सके। मीट इज इजियर डाइजेस्ट, जो फ्लैशेस है, गोश्त है, मीट है, वो इजियर डाइजेस्ट हो जाते हैं। हेंस कार्निवोरस लाइक टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। उनके अंदर, कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी हो जाएगी। इस बात को जरा और एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। हेडिंग डालते हैं बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। हेडिंग डालिएगा यहां पर आप लोग, क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हमारा बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, लंबा हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भैया एनसीईआरटी ने इसके साइज को मेंशन नहीं किया है, कुछ ना कुछ तो साइज भी ये मेंशन कर रहा होगा ना। तो हम अकेला अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के साइज की बात करें
तो क्लास 11th के एनसीईआरटी में दे रखा है इसका 4.5 to 6.5 मीटर। इफ यू रिमेंबर द लेंथ ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल, टोटल एलिमेंट्री कैनाल की अगर लेंथ की बात करें तो 9 से 9.5 मीटर था बच्चों, जिसमें अकेला स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 4.5 से 6.5 मीटर के आसपास होता है। बहुत ही कॉइल्ड है, कॉम्पैक्ट है, छोटी सी जगहों पर पैक्ड है। एनसीईआरटी अगले पॉइंट में कह रहा है बच्चों कि जो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये डिफरेंट होगा, जो लेंथ इसका डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन is depends on what we eat, हम खाना कैसा खा रहे हैं इस बात पे हमारा डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर हम बात करते हैं कि फूड के बिहेवियर पर, कि हम फूड किस तरीके का खाते हैं, तो उसके ऑन द बेसिस ऑफ फूड एनिमल्स इज कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप। कौन कौन से है बेटा? हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हमारा आप ओमनीवोरस में आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मीट नहीं खाते हैं, तो वो प्योरली किस में आ जाएंगे? हर्बीवोरस में। जो वेजिटेरियंस है वो उसमें आ जाएंगे। लेकिन बायोलॉजी में एनसीईआरटी में बायोलॉजी में ह्यूमंस को किस में रखा गया बेटा? ओमनीवोरस के अंदर रखा गया। तो यहां पर एनसीईआरटी 2 बातें कह रहा है। एक है हर्बीवोरस एनिमल, और दूसरा है बच्चों अपने पास कार्निवोरस एनिमल, तो अगर अपन बात करते हैं हर्बीवोरस एनिमल में, एनसीईआरटी कह रहा है कि क्या खाएगा बेटा हर्बीवोरस एनिमल? ये खाएगा, ईट करेगा किस चीजों को बेटा? ग्रासेस को। ग्रासेस बोले तो हम इसको क्या प्लांट बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चों। अच्छा, जो प्लांट की सेल वॉल होती है ना, प्लांट सेल वॉल जो होगा ना बच्चों, वो बना हुआ होता है एक बहुत ही अच्छे पॉलीसेकेराइड से, दैट इज सेलुलोज। क्या कहते हैं उसे अपन? सेलुलोज कहते हैं। तो फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, इट टेक मोर टाइम, ज्यादा समय लगता है। जबकि जो कार्निवोरस एनिमल होंगे, जैसे कि टाइगर की अगर अपन बात करें, तो ये टाइगर क्या खा रहा है? ईट कर रहा है मीट को, और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है बच्चों। ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, याद रखिएगा। ये क्या होता है? ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके लिए, इसके डाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए अपने को। तो अब ज्यादा टाइम किस में लग रहा है? हर्बीवोरस एनिमल में लग रहा है, क्योंकि प्लांट का सेल वॉल बना हुआ है सेलुलोज से, तो सेलुलोज के डाइजेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है बच्चों? तो जब ज्यादा टाइम उसमें लग रहा है तो उसे रहने के लिए ज्यादा जगह भी तो चाहिए ना। दैट्स वाई इन हर्बीवोरस एनिमल द लेंथ ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन कार्निवोरस एनिमल। यानी अगर मैं बात करूं कि एक लाइन के अंदर या एक डियर के अंदर किसके अंदर ज्यादा बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डियर। क्योंकि डियर जो हिरन है वो क्या खा रहा है बेटा? प्लांट खा रहा है, और प्लांट के डाइजेशन में ज्यादा टाइम लगेगा सेलुलोज के डाइजेशन में, इसलिए उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। क्लियर? आ गई बात समझ में? अच्छा बच्चों, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी पे वापस आते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रहा है यहां पर समझ में आ गया? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। पॉइंट बी नोटेड। यहां पर क्या कह रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक कंप्लीट डाइजेशन का साइट है। किस चीजों का बच्चों? फैट हो,
कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, तीनों चीज का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अभी देखेंगे किस पार्ट में होता है, क्या होता है, इस लाइन को जरा समझते हैं। उतार लीजिएगा इसको, नोट कर लिया बच्चों? तो कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कंप्लीट डाइजेशन का पार्ट है। किस चीजों का बच्चों? चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो। चलिए, एनसीईआरटी ने थोड़ा सा एक बात नहीं कहा है, उस चीजों को समझ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट डिओडेनम, सेकंड जेजुनम और थर्ड इलियम। कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया गया बेटा? 3 पार्टों में। तो हम लोग यहां पे बात करते हैं किसके बारे में? पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर अपन बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हो जाएंगे बच्चों? तो 3 पार्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। सबसे पहला पार्ट कहलाता है डिओडेनम, फिर है बच्चों जेजुनम, और सबसे लास्ट पार्ट है इलियम। कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। अगर हम बात करते हैं यहां पर, ये आपके पास था बच्चों स्टमक। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, हमने स्टमक का स्ट्रक्चर बनाया था आपके पास, कुछ इस तरीके का जे शेप्ड स्ट्रक्चर हुआ करता था। अब इस जे शेप्ड स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करते हैं कि डिओडेनम कहां का पार्ट है, तो यहां आपका सबसे पहला हिस्सा शुरू हो जाता है। फर्स्ट एग्जांपल, यहां पर स्टमक आपका कंप्लीट हो गया, यहां पर ये पाइलोरिस स्पिंटर लगा हुआ था। तो ये जो कर्व शुरू हो रहा है सी शेप से, दिस कर्व इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि डिओडेनम है। तो हम लोग लिख सकते हैं डिओडेनम के बारे में, ये समझ में आ गया कि डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पहला हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और यहां पर कुछ चीजें मिक्स होती है इसके अंदर। देखते हैं क्या क्या होता है। तो डिओडेनम के बारे में क्या कह रहा है, इस बातों को जरा समझ लेते हैं। इट इज द फर्स्ट पार्ट, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है बच्चों? सबसे पहला हिस्सा है, वेयर द पैनक्रियाटिक जूस and bile juice are mixed together या are mixed with food। यहां पर ये मिक्स होता है फूड के अंदर, which help in digestion of food, which help in डाइजेशन ऑफ फूड। नहीं समझे बातों को? ये जो डिओडेनम है पहला हिस्सा, इस पहले हिस्से पे यहां पर एक डक्ट ओपन होगा, अभी बताएंगे, लिवर पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर क्या है बच्चों कि यहां पर 2 जूस आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में मिलता है। एक तो पैनक्रियाटिक जूस मिलता है और दूसरा आपको बाइल जूस मिलेगा। पैनक्रियाटिक जूस इज सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज और बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय लीवर। तो ये दोनों का दोनों आपस में आकर के मिलता है। कहां आकर के मिलता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में। जेजुनम के बारे में अगर अपन बात करें तो ये मिड पार्ट है बच्चों, मिड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच का हिस्सा है। यहां पर ज्यादातर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहां पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स।
अभी बात करेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, परेशान मत होइए। यह है सबसे लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज इलियम। इलियम क्या है बच्चों? लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन है, वेयर द डाइजेशन इज कंप्लीट। चाहे वो प्रोटीन का हो बच्चों, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे वो फैट का हो। नहीं समझे बातों को? एनसीईआरटी यहां पर कह रहा है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट। स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है, वो जगह है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। एनसीईआरटी के कोड को समझिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन तो कह दिया, लेकिन एंट्रेंस में सवाल पूछ लेता है या बोर्ड में भी आपसे सवाल पूछ लेगा, विच पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा है जहां पर कंप्लीट पूरी तरीके से डाइजेशन होता है, और वो पार्ट क्या है? इलियम है बच्चों। इज दैट क्लियर? मैंने कहा ना एनसीईआरटी वेल कोडेड बुक है, हर एक कोड में, हर एक लाइन में एक लाइन लिखी हुई है, उसको आप जब एलिबरेट करेंगे ना बेटा तो बहुत खुलेगा वो। तो हर एक लाइन में सवाल छिपे हुए और उसको डिकोड करना मेरा काम है। आप बस एंजॉय कीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसको नोट करते रहिए। तो इलियम पार्ट वो हिस्सा है जहां पर क्या हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट वो हिस्सा है जहां पर प्रोटीन भी डाइजेस्ट कंप्लीट तरीके से हो जाता है, फैट भी हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो जाता है, सारी चीजों का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। अब डाइजेशन कैसे होता है इस पे आइए बात करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहां पर किन चीजों के बारे में, कि जो हमारा लिवर है, लिवर किस तरीके से काम करता है, इस चीजों को समझते हैं, उस तभी अपने को समझ में आएगा कि डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, लिवर। बहुत ही अहम पार्ट है, बहुत ही अच्छा हिस्सा है, आप इसको याद रखिएगा। लिवर से क्या होता है? लिवर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला सवाल, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो ग्लैंड कौन सा है बच्चों? लिवर है। इसके साइज, इसके वेट की अगर अपन बात करें तो इसका वेट लगभग 1 से 1.5 kg होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फिर मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी के डेटा को ही मानना है, एनसीईआरटी ने जो कह दिया वो लोहे की लकीर है। इज दैट क्लियर? तो वेट कितना होता है? 1 से 1.5 kg होता है। ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी का। जब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर वेरियस टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, उन सब में सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सा है बेटा? लिवर है। अच्छा, लिवर के बारे में और कुछ खास बात कर लेते हैं कि लिवर, जो मैमेलियंस लिवर होते हैं, जो मैमल्स के लिवर होते हैं, ठीक है ना, इज कवर्ड विथ अ कैप्सूल, एक लेयर से घिरा हुआ होता है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज गैलिसन्स कैप्सूल। तो हमारे और आपका मैमेलियन लिवर is covered with a membrane, एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है जिसको अपन बोलेंगे कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? गैलिसन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे इसको? गैलिसन्स कैप्सूल। याद रहेगा क्या बोलेंगे इसको अपन? गैलिसन कैप्सूल बोलेंगे। अच्छा, दूसरी बात, स्टडी अबाउट लिवर इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसे बच्चों हम लोग? इसे हम लोग कहेंगे
हेपैटोलॉजी, हेपैटोलॉजी कहेंगे, ठीक है। लिवर सेल्स आर कॉल्ड एज हेपैटिक सेल्स, जो लिवर के सेल होते हैं ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिवर सेल्स आर कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसे हम लोग, हेपैटिक सेल कहते हैं इसे। मतलब लिवर के जो छोटे छोटे सेल्स होंगे उस सेल को क्या कहेंगे, हेपैटिक सेल्स कहते हैं। तीन बातें क्लियर हो गई। मैमलियन, सिर्फ हमारे और आपका जितने भी मैमल्स हैं, ऑल मैमल्स लिवर इज कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज गैलिसन्स कैप्सूल्स। स्टडी अबाउट लिवर इज नोन एज हेपैटोलॉजी। लिवर सेल्स इज कॉल्ड एज हेपैटिक सेल्स। नोट कीजिए इतना को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों इसको। अब देखो जो लिवर होता है इसका काम होता है लिवर सेक्रेट बाइल जूस। लिवर का फंक्शन होता है, या अगले पेज पे चलते हैं, चलो ये तो नोट कर लिया होगा आपने। लिवर सेक्रेट बाइल जूस। ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है, बहुत अहम सवाल है। बट याद रखिएगा, बट बाइल जूस इज स्टोर्ड बाय गॉल ब्लैडर। स्टोर कहां होगा, गॉल ब्लैडर में। लिवर सेक्रेट बाइल जूस, तुमसे सवाल पूछा जाता है कि बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय लिवर बट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस क्या है बेटा, इसको जरा सा समझ लेते हैं बेटा। यहां पर बाइल जूस जो है एक तरीके का एंजाइम है। क्या है बच्चों, एक तरीके का एंजाइम है जो एक्ट करता है किस पर, एक्ट ऑन फैट, और फैट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को डाइजेस्ट नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों बोल देते हैं कि फैट के डाइजेशन में मदद करता है, डाइजेस्ट नहीं करता है। फैट के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं ना, जिसको हम लोग गॉबलेट सेल्स कहते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे जब फैट डाइजेशन पढ़ेंगे, तो इसे क्या करता है, छोटे छोटे बॉल्स लाइक में तोड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं मीसल सेल्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, इट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय लिवर बट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। चलिए जरा सा बात को समझ लेते हैं कि लीवर होता कैसा है, देखने में कैसा लगता है, क्या काम करता है। चलो बच्चों, मान लीजिए कि ये आपके पास लिवर है, तो लिवर के दो लोब होते हैं बेटा, एक राइट लोब और एक आपके पास मिल जाएगा देखने के लिए लेफ्ट लोब। तो चलिए दो पार्ट में इसे डिवाइड कर देते हैं। ये आपके पास फॉर एग्जांपल राइट लोब है, ये आपके पास लेफ्ट लोब है। इन दोनों से एक डक्ट ओपन होता है और उस डक्ट को अपन बोलते हैं क्या चीज बच्चों, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। कुछ इस तरीके से आएगा और ये दोनों मिलकर के एक कॉमन हेपेटिक डक्ट में मिल जाएगा। क्या कहेंगे इसे अपन, कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो ये आपके पास हो गया राइट हेपेटिक डक्ट, सॉरी लेफ्ट है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये आपके पास हो गया राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों मिलकर के नीचे आकर के कॉमन हेपेटिक डक्ट में खुलते हैं। तो ये बना आपके पास कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट नीचे की तरफ आएगा और आते आते यहां पर एक और डक्ट में ओपन चला जाएगा, ओपन हो जाएगा,
जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सिस्टिक डक्ट। ये वाला जो डक्ट आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट। इस डक्ट को क्या कहते हैं बच्चों, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट लीड्स ओपन इनटू अ बलून सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर अपने अंदर एक ग्रीनिश फ्लूइड को स्टोर करता है विच इज सेक्रेटेड बाय लीवर एंड दैट इज कॉल्ड एज बाइल जूस। तो यहां पर ग्रेनिश फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो स्टोर हो रहा है, इस स्टोर को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, बाइल जूस कहेंगे। यहां पर क्या स्टोर हो रहा है, बाइल जूस स्टोर हो रहा है। नीचे की तरफ ये आने के बाद डक्ट, इसमें एक और डक्ट ओपन होता है और उस डक्ट को कहा जाता है बच्चों क्या, पैनक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट को कहा जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, जो कि पैनक्रियास से आता है। और ये पैनक्रियाटिक डक्ट अपने साथ लेकर के आता है पैनक्रियाटिक जूस को लेकर के आता है। कहां से, पैनक्रियाज से। फिर ये पैनक्रियाटिक डक्ट और ये डक्ट दोनों मिलकर के एक ओपन होता है एक कॉमन हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट में। किसमें ओपन होगा, ये दोनों। अब ये डक्ट क्या कहलाएंगे, इधर से आ रहा है पैनक्रियाज का डक्ट, इधर से आ रहा है हेपेटिक डक्ट, लिवर का डक्ट। तो ये दोनों डक्ट मिलकर के नाम लिए जाते हैं इसके कॉमन हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेप्टो मतलब लिवर से आया वाला, अब पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज से आया हुआ, पैनक्रियाटिक डक्ट। अच्छा, अब ये कॉमन हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट लीड्स ओपन इनटू अ, किस चीजों में लीड्स होगा, ओपन इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपका पार्ट हो गया क्या चीज बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा दैट इज कॉल्ड एज डिओडेनम। कुछ इस तरीके से था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम देखें ये स्टमक, ये इसोफेगस था अपने पास, यहां स्टमक अराइज हुआ और ये स्टमक पे आपने देखा, हमने अभी बताया था आपको, एक डक्ट ओपन होता है। इसी डक्ट को, ये डक्ट जो ओपन हो रहा है, यही डक्ट तो है अपने पास, क्या नाम है इसका, कॉमन हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये आपका शुरुआत हो गया, स्टार्टिंग हो गया किसका, ये पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, जिस पार्ट को अपने क्या कह रहे थे, बोलिए, डिओडेनम। तो डिओडेनम में दो जूस मिल रहा है, एक कौन सा, लिवर से आया हुआ बाइल जूस भी मिल रहा है और पैनक्रियाज से आया हुआ पैनक्रियाटिक जूस भी मिल रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पर किस चीजों के बारे में, बाइल जूस का एक तो काम हो गया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अच्छा, दूसरा काम यहां पर बाइल जूस का क्या होता है, डीनेचर्ड करता है या किस चीजों को, अल्कलाइन फूड को। तुम्हें याद हो अगर बच्चों, जो स्टमक में फूड होता है यहां पर इस फूड के HCl की वजह से, यहां पर HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच वैल्यू मैंने आपको बताया था 1.8 होता है पीएच। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये फूड को पूरा क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। फूड को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। अब यही फूड यहां पर, तो फूड HCl से हमने आपको बताया था कि इस फूड को, स्टमक के वॉल को HCl से कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, म्यूकस कर रहा था। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट लेयर या स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी भी लेयर में कोई म्यूकस की लेयर नहीं है। तो यहां पर फूड कैसे बचेगा, फूड से स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल कैसे बचेगी। तो यहां पर बेसिकली होता क्या है कि ये जो बाइल जूस आ रहा है बच्चों, ये जो बाइल जूस आ रहा है, बाइल जूस तो एक काम करता है फैट के डाइजेशन में, मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि इट हेल्प इन, क्या लिखेंगे बच्चों, इट हेल्प इन डीनेचर्ड ऑफ एसिडिक फूड। डीनेचर्ड, डीनेचर्ड का मतलब क्या बेटा, उसके एसिडिटी को कम करता है, एसिडिक मीडियम को, डीनेचर्ड ऑफ एसिडिक फूड। एसिडिक फूड को क्या करता है, डीनेचर्ड करता है, मतलब
आप कह लीजिए न्यूट्रलाइज करता है। डीनेचर्ड की जगह पर न्यूट्रलाइज लिख लीजिए आप। न्यूट्रलाइज करता है। क्लियर? तो अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि आखिर ये कैसे करता है। तो ये जो बाइल जूस लीवर से, बाइल जूस कहां से सेक्रेट हो रहा है? ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है, इन सब से बाइल जूस सेक्रेट हो रहा है। इन सब से क्या सेक्रेट हो रहा है बच्चों? बाइल जूस सेक्रेट हो रहा है। और वो जूस, बाइल जूस बन कहां रहा है? लीवर में। लेकिन जो लीवर से बाइल जूस निकलता है, इस बाइल जूस का पीएच वैल्यू होता है बेटा क्या? थोड़ा कम, 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। तो अगर आपको पीएच स्केल याद हो तो 7.4 के पीएच से कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। ये थोड़ा सा वीक बेस है यह। तो अब ये गॉल ब्लैडर में आता है, स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद गॉल ब्लैडर में आकर के स्टोर होने के बाद इसका पीएच वैल्यू हो जाता है बेटा 8.9 के आसपास। यहां पर इसका पानी, ये थोड़ा सा क्या होता है, जो इसके अंदर वाटर है, जो इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन वो ज्यादा हो जाती है बाइल जूस की। तो अब ये इसका पीएच वैल्यू बढ़ करके 7.4 से 8.9 के आसपास चला जाता है, विच हेल्प इन द, दो कामों में मदद करेगा। एक तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी अच्छा करेगा, और दूसरा काम क्या करेगा बच्चों? दूसरा काम करेगा ये कि जो फूड आया है एसिडिक स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस एसिडिक फूड को क्या करेगा? यह करेगा न्यूट्रलाइज, यानी कि उसके एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइज होता है। तो न्यूट्रलाइज करने में यह मदद करता है। चलिए नोट कर लीजिएगा जरा इतना को। अच्छा बच्चों, यहां पर एक बात और सुना होगा आपने कि कई बार क्या होता है कि बच्चों को कुछ इंसान के अंदर, अक्सर जो लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं उनके अंदर देखा होगा आपने कि उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। ठीक है? तो इसका देखो दो जगह स्टोन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो किडनी के अंदर मिलता है, तो किडनी वाले स्टोन को क्या किया जा सकता है बेटा? मेडिसिन के थ्रू हाइड्रेट रह करके निकाला जा सकता है। आप पानी वगैरह खूब अच्छे से पीजिए तो निकल सकता है। बट अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं, उसका एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। ठीक है? बाद जगह आपको बेवकूफ बनाया जाता है, डॉक्टर्स हो या गांव घर के हकीम हो, कि भैया गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है, ये दवा खा लो, ये जड़ी बूटी खा लो, ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। फौरी तौर पे दर्द कम हो सकता है, लेकिन वो दिनों दिन साइज की बढ़ती जाएगी और एक टाइम के बाद आपको सर्जरी कराना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये होता है किस वजह से? जो आप जितने भी जंक फूड खाते हो, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ठीक है ना, पानी पूरी, इन सब के खाने की वजह से, ओवर फैटी चीज आप खाते हो, तो इन सब चीजों की वजह से होता है। तो अगर गॉल ब्लैडर में यहां पर स्टोन होने लगे, फॉर एग्जाम्पल कि गॉल ब्लैडर में यहां पर हमने क्या किया? स्टोन हो गया, धीरे धीरे छोटे छोटे कई सारे स्टोन्स बन जाते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है, क्या कहते हैं स्टोन को? गॉल स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर हो गया गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो गया तो इस कंडीशन को कहते हैं गॉल स्टोन। ठीक है बच्चों? इसका कोई इलाज नहीं, इसका एक ही इलाज है, सर्जरी। सर्जरी करके के डॉक्टर क्या करेंगे आपके, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ने क्या किया? यहां से सिस्टिक डक्ट के पास से आपके गॉल ब्लैडर को काट करके निकाल दिया गया। ठीक है? समझ में आ रही बातें? और यहां पर थ्रेड से, धागे से उसे टाइटली पैक कर दिया गया। अब होगा क्या? क्या फर्क पड़ेगा? आपके डाइजेशन पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भैया। जब भी जिसका भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि भैया आप अब से पूरे उम्र, पूरे जिंदगी भर आपको फैटी चीज खाने पर कंट्रोल रखना है, ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि देखो, जो गॉल ब्लैडर से में पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रहा था, 8.9 के आसपास जा रहा था, क्या वो सर्जरी होने के बाद वो 8.9 जा पाएगा? नहीं जाएगा। लिवर से बाइल जूस सेक्रेट होगा और डायरेक्टली वो चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि अब तो उस इंसान के पास गॉल ब्लैडर है ही नहीं। गॉल ब्लैडर का काम क्या था? गॉल ब्लैडर का काम था लिवर से निकले हुए बाइल जूस को कंसंट्रेट करना। अब गॉल ब्लैडर है ही नहीं, तो क्या बाइल जूस कंसंट्रेट हो पाएगा? 7.4 से 8.9 तक उसका पीएच वैल्यू इंक्रीज हो पाएगा? नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमने आपको यहां पर बताया कि बाइल जूस हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट।
अब बाइल जूस आपके पास जो पीएच वैल्यू वाला आ रहा है, नॉर्मल बाइल जूस जो हमारा, आप में अगर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं हो रखा है तो ये आ रहा है 8.9 का स्मॉल इंटेस्टाइन में। जिसका गॉल ब्लैडर का सर्जरी हो चुका है उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आ रहा है 7.4 वाला। विच वन इज मोर इफेक्टिव? 8.9 इज मोर इफेक्टिव सर। विच वन इज हाईली इमल्सिफाइड ऑफ फैट? 8.9 pH। तो अब क्या होगा, उस इंसान में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट अच्छा नहीं होगा। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट अच्छा नहीं होगा तो जो भी चीज आप फैटी चीज खाएंगे तो वो आपको क्या होगा, अनडाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा। और जब आपका फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो एक्सेस फैट कन्वर्ट होता चला जाता है बेटा धीरे धीरे ओबेसिटी में, और ओबेसिटी इज द रूट ऑफ डिजीज। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करेंगे कि भैया आप क्या कीजिए, आप अपना फैटी चीज खाने पर बहुत ध्यान रखिए। तो इसे बेचा सर्जरी के मीडियम से गॉल ब्लैडर में जब गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है, एक नाम दिया जाता है, याद रख लीजिएगा। गॉल ब्लैडर का रिमूव करना आपसे बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, ये प्रोसेस कहलाता है गॉलियोसिस्टेक्टोमी। गॉलियोसिस्टेक्टोमी, सिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ gallbladder through by the surgical method. That process is called as goliosystectomy. हायर क्लासेस में पूछते हैं सवाल, नीट वगैरह का है ये सवाल। बात चल रही थी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक था तो हमने आपको बता दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, अब वापस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल जूस किस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन करता है, किस तरीके से फैट का डाइजेशन करेगा। पैनक्रियाटिक जूस आकर के बाइल जूस किस तरीके से फैट का डाइजेशन करेगा, जो पैनक्रियाटिक जूस है वो किस तरीके से प्रोटीन पे डाइजेशन करने में मदद करेगा, कार्बोहाइड्रेट को कैसे ये जूस डाइजेस्ट करेगा, इन सब चीजों को देखते हैं। तो इसको जरा सा उतार लीजिए आप लोग। चलो बच्चों, एनसीईआरटी क्या कहता है इसके बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी कह रहा है बच्चों कि इट रिसीव द सेक्रेशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज, जिसकी बात मैं अभी आपको बता चुका कि लिवर से निकला हुआ बाइल जूस भी आएगा यहां पर और पेनक्रियास से निकला हुआ पेनक्रियाटिक जूस भी आएगा। फॉर दिस प्रोसेस पर्पस द फूड इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। वही बात का, बाइल जूस क्या करता है बेटा, जो फूड स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है, यहां पर क्या है ना, एसिडिक फूड आ रहा है, उस एसिडिक फूड को क्या करता है, या अल्कलाइन करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बाइल जूस फ्रॉम द लीवर इज अकम्प्लीस्ड दिस इन द एडिशन ऑफ एक्टिंग ऑन द फैट। बाइल जूस जो लीवर से आ रहा है वो फैट पे एक्ट करता है। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक द डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। बड़ी अच्छी बात कही है बेटा यहां पर कि बाइल जूस जो है, जो फैट होता है ना, उस फैट जो प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो लार्जर ग्लोब्यूल्स में होते हैं, विच मेक इट डिफिकल्ट, जो कि डिफिकल्ट होता है एंजाइम के डाइजेशन को एक्ट करे। तो इसमें बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। दिस सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप एंड डर्ट दैट वी लर्न अबाउट द चैप्टर 4। ठीक है ना, यहां पर बात कर रहे हैं कि फैट किस तरीके से डाइजेशन कर रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी के लाइन को समझ लेते हैं। हेडिंग डालिएगा बच्चों, डाइजेशन ऑफ फैट। हेडिंग क्या डालेंगे आप बच्चों? मैं आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन समझा देता हूं। डाइजेशन ऑफ फैट। देखो बच्चों, फैट स्टार्ट कहां से हुआ? खाना आपने इंटेक किया माउथ से। क्या माउथ के अंदर फैट का डाइजेशन होगा? योर आंसर इज नो, क्योंकि फैट माउथ में ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है जो फैट का डाइजेशन कर सके। ना कोई ग्लैंड है ना कोई एंजाइम है वहां पर जो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट करता हो जो डाइजेस्ट कर सके। माउथ से खाना कहां पहुंचा बच्चों? ईसोफेगस में पहुंचा। क्या ईसोफेगस में ऐसा कोई एंजाइम है? नो बच्चों, यहां पर भी नहीं है। ईसोफेगस से फूड पहुंचा स्टमक में। क्या स्टमक में ऐसा कोई फूड है बच्चों? योर आंसर इज नो।
कहां पहुंचा फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पर है एंजाइम, यस, यहां पर एंजाइम है, तो हम लिख सकते हैं डाइजेशन ऑफ फैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ फैट is starting from small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट का डाइजेशन शुरू होता है। अब एनसीईआरटी यहां पर कह रहा है कि जो फैट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। तो उस ग्लोब्यूल्स को कैसे ये तोड़ेगा, ये बात समझिए। तो मान लेते हैं कि फैट का एक बड़ा सा लार्जर ग्लोब्यूल्स है, यह सर्कल थोड़ा बड़ा था। फैट का यह क्या है बच्चों? लार्जर ग्लोब्यूल्स है, ये फैट के ग्लोब्यूल्स है। फैट ग्लोब्यूल्स है। क्या ये इस पे एंजाइम एक्ट करेगा? नहीं कर सकता है, डिफिकल्ट होता है, फैट का डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में इसके ऊपर कौन एक्ट करेगा? इसके ऊपर एक्ट करेगा बच्चों बाइल जूस। इसके ऊपर एक्ट कौन करेगा? बाइल जूस एक्ट करेगा, और बाइल जूस एक्ट करके इसे छोटे छोटे फैट के टुकड़ों में बदल देगा, जिसे हम लोग कहते हैं मीसल सेल्स। क्या कहते हैं इसे? मीसल सेल्स कहते हैं। तो ये जो फैट का बड़ा बड़ा जो गॉबलेट सेल्स है, ग्लोब्यूल्स है, इस छोटे मीसल सेल्स में टूटता है विद द एक्शन ऑफ बाइल जूस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ, क्या कहते हैं इसको बच्चों? फैट कहते हैं। आ गई बात समझ में? फैट के जो बड़े ग्लोब्यूल्स है, उसके छोटे मीसल सेल्स में छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर में टूटना ही क्या कहला रहा है? क्या कहलाएगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज आता है, पैनक्रिएटिक जूस भी आता है। क्या आता है? पैनक्रिएटिक जूस आता है बच्चों। इस पैनक्रिएटिक जूस में एक फैट डाइजेस्टिव एंजाइम भी होता है। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो कि कहां से आया है? बोलो, पैनक्रियाज से आया है। उस फैट डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज। क्या नाम है बच्चों? लाइपेज। तो लाइपेज क्या करेगा? मीसल सेल्स पे एक्ट करेगा। लाइपेज क्या करेगा बच्चों? जो फैट को तोड़ा है मीसल सेल्स में, जो छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इस पे एक्ट कर रहा है कौन? लाइपेज, जो कि आया कहां से? पैनक्रिएटिक जूस से। पैनक्रिएटिक जूस में है वो, पैनक्रियाज से आया है। इस पे एक्ट करता है और इसे तोड़ देगा बेटा किस चीजों में? इस बड़े बड़े जो गॉबलेट सेल्स, छोटे छोटे जो मीसल सेल्स थे, इसे तोड़ देगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। किसमें तोड़ देगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ही क्या है बेटा? फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अगर आपसे सवाल पूछे, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट इज कॉल्ड एज फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैट को डाइजेस्ट कौन करता है? पैनक्रिएटिक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज लाइपेज। समझ में आई बात? तो हम जो अभी बात कर रहे थे कि भैया कैसे ब्रेक डाउन करेगा, बाइल जूस अगर गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया तो ये जो बड़ा ग्लोब्यूल्स है वो छोटे मीसल सेल्स में नहीं बन पाएगा। अब जब ये मीसल सेल्स नहीं बन पाया तो क्या नहीं हो पाएगा? लाइपेज इस पे अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, डिफिकल्ट होगा। तो फैट का डिपोजिशन बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाएगा और इट में लीड्स टू ओबेसिटी। इज दैट क्लियर? एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझ में आया बच्चों अब आपको कि यहां पर कैसे तोड़ रहा है?
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें एब्जॉर्प्शन भी है, उसी में देख लेंगे हम लोग। यहां तक में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कीजिए। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।